हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस और उसमें ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो हम उसमें ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सभी को। तो आज पहला चैप्टर है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो चैप्टर का नाम है वो है सौरमंडल के में पृथ्वी। चैप्टर का नाम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो सौरमंडल के अंदर जो पृथ्वी है कि वो पूरे सौरमंडल क्या है और पृथ्वी सौरमंडल के अंदर कहाँ है। ठीक है, हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो देखो, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। जैसे आप आसमान में देखते होंगे, पहले तो स्टार्टिंग में 1 या 2 बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ जाती है। धीरे धीरे क्या होता है? डाइवर्सिफाई हो जाता है उनकी संख्या में। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। उसके बाद इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब जो अन्य टिमटिमा रहे थे जो चीज़ें, उनसे अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। किसके समान चमकते हैं? चंद्रमा के समान चमकते हैं। इनकी चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। मतलब जब ये चमकीली वस्तुएं चमकती रहती हैं तो इनके साथ साथ आप लगभग चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। मतलब जब 1 महीना होता है 30 दिन या 31 दिन का, तो 30 दिन में इनकी 15 दिन में हम 1 बार देख सकते हैं। जब पूरा चंद्रमा हमें 1 बार दिखाई देता है तो उस रात को हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद हम इसे देख नहीं सकते। मतलब कि अब क्या आएगी? अमावस्या। जब नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है वो अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब हम उसको अच्छी तरह से जांच सकते हैं कि अब आसमान में क्या हो रहा है। क्या आपको पता है या इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? क्या आपने कभी सोचा है? हम देखते हैं कि भाई ये चीज़ें रात में चमकती हैं बट दिन में ये नहीं दिखाई देता। क्यों? ऐसा क्यों है? अब आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको दिन के समय में चमकीली वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, चमकती क्यों नहीं दिखाई देती, चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता? उसका आंसर है, आप लाइन में देखो। ऐसा इसलिए है। क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो सूर्य है उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, उसके कारण हमें उनको दिन में नहीं देख पाते। उसके बाद देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब वे चीज़ें जो रात में चमकती हैं, रात के समय में आसमान में चमकती, कौन कौन सी? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं। ठीक है, आगे देखो, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। मतलब जो चीज़ें बता रहा है इनके बारे में, खगोलीय पिंड जो चमकते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो बड़े आकार के हैं और गर्म होते हैं, लेकिन जो ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की हीट होती है, खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। और सूर्य भी एक प्रकार से तारा है। अब आप बात देखना है यहाँ पर, सूर्य एक प्रकार से क्या है? तारा। अब अभी इसने क्या कहता, अब कोई पूछे तारा क्या होता है तो तारा की डेफिनेशन क्या होगी? वो होता है, ध्यान से पढ़ो इसी पैरे को, दोबारा रीड करना एक बार। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। मतलब तारा क्या होता है? बड़ा आकार का होता है, गर्म होता है और गैसों से बने होते हैं। दूसरी बात। तीसरी, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनकी खुद का इनके पास हीट होती है, ऊष्मा होती है, और जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किसको? हीट को। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार से क्या है? तारा है। ठीक है, और जो बाकी आप साइड में देख रहे हैं
सौरमंडल के अंदर पृथ्वी जो, इसके नीचे आप आओ कुछ करके सीखे। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च और एक सादा कागज, पेंसिल तथा सुई। इसमें एक क्या है, इसमें दिखाया गया है चीज़ों को पूरा समझा करके कि किस प्रकार से इसके अंदर ये सूर्य होता है, चंद्रमा होता है। चलो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें पहला चरण है, कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। मतलब टॉर्च है उसको जलाना है और जो कागज होता है उसको बिल्कुल टॉर्च के साथ में सटा देना है। दूसरा पॉइंट, अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वर्त खींचे। मतलब जो हमारी टॉर्च है वो कागज के ऊपर सटा दी हमने, तो उसके चारों ओर एक वर्त खींच दीजिए। नंबर 3 पॉइंट, कागज पर वर्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। मतलब जो हमने खींचा है, वो वर्त बनाया है, उसके अंदर बीच में छेद कर दो थोड़े थोड़े। उसके बाद है, अब कागज के छिद्रित वृत्तियां, मतलब जो हमने देखा था भाग को कांच पर सामने की तरफ से रखें और टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेट कर रबड़ लगा दें। जो छेद करे थे उसको सामने लगाकर टॉर्च के, बाकी को रबड़ लगा के उसको ढक दें। उसके बाद देखना, आप अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियां बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु देखेंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, हम कोई भी कागज, या इसी में बता रखा है, कागज लेते हैं या फिर जैसे हम कोई टॉर्च जलाते हैं, उसका क्या, हम अपना हाथ लगाते हैं तो देखते होंगे आप, हाथ जैसे आकार के ही लाइट जाती है। मतलब जहाँ भी छेद दिखेगा लाइट वहीं से क्रॉस कर जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 7, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। अब आप जैसे ही आप कमरे की लाइट ऑन करोगे तो क्या होगा, उसके बाद जो जल रही थी हमारी, जो उसमें टॉर्च जला रखी थी हमने, अब उसके अंदर से जो छेद के अंदर से लाइट बाहर आ रही थी, अब वो दिखना बंद हो जाएगी। बिल्कुल सेम सिचुएशन सूर्य और चंद्रमा के साथ होती है। ठीक है। अब आगे देखो, हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये, हाँ आगे देखो, अब आगे है रात के समय। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वे क्या होते हैं, अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जैसे हम हवाई जहाज देखते हैं, वो ऊपर जाती है तो, लेकिन हम जब उसे नीचे से देखते हैं ना, तो वो हमें छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे हम रात्रि में देखते हैं कि आसमान की तरफ, आकाश की तरफ देखते हैं, तो तारे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की, मतलब एक प्रकार से संरचना सी बना लेते हैं, जो आकृति सी नजर आती है हमें नीचे से देखने पर। वो क्या कहलाते हैं, वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, नक्षत्र मंडल। आगे देखो, अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, मतलब सप्त प्लस 7 और ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है। क्या है, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आगे देखो, उसके बाद आप नीचे देखेंगे, जैसे ही प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। मतलब जो दिशा में तारों के हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि कौन सी दिशा है, ठीक है। और जो तारा उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता था, या वो मतलब दिखाता था कि भाई ये उत्तर दिशा है, उसको हम क्या बोलते थे, ध्रुव तारा कहते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा आसमान में क्या रहता है, एक ही जगह पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे आगे लिखा है, नीचे वाले पैरे में आ जाइए आप। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ग्रह क्या होते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वो होते हैं मतलब जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, वे दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और दूसरा कौन है, वो इनके जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, मतलब जो प्लेनेटाई शब्द है ग्रीक भाषा का, उस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात जो किसी चीज के चारों ओर घूमता है। समझ में आ गया। आगे देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक प्रकार से ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से
प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की चमकती हुई प्रतीत होती। समझ में आएगा। अब साइड में लिखा है कि कुछ रोचक तथ्य है, हम इस पर भी थोड़ा ज्ञान बरसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो अब कुछ इस पर भी नॉलेज लेते हैं। इसमें लिखा है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जब जैसे अब आपके सामने ग्रह दिखाए गए हैं, अब ये ग्रह आप देख रहे हैं, पहले सूर्य है, उसके बाद ये जो बुध ग्रह आता है हमारा, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, और फिर शनि है, और फिर क्या ये यूरेनस, और फिर उसके बाद नेपच्यून। अब आप इनको कैसे याद करेंगे, जैसे आप इनको देखना एक दिन छोड़कर एक दिन। ठीक है, जैसे बुधवार है, बृहस्पति छोड़ के शुक्रवार, फिर शनिवार छोड़ के इतवार। इतवार मतलब रविवार होता है, जिस दिन हम अपने घर पे छुट्टी बिताते हैं, यानी कि संडे के दिन। तो संडे वाले दिन पृथ्वी, फिर उसके बाद सोमवार छोड़ के फिर मंगल। जैसे ही हमारा बुध निकलता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह निकलने के बाद आता है जो एक बीच में पट्टी होती है, उस पट्टी को शुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, जैसे कि आप मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आगे देखिए, आगे आता है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब देखो कैसे हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, देखो मतलब सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गया, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। और जिसका मुखिया कौन है, सूर्य। जैसे मान के चलो आप हमारे घर में दादा परदादा, दादा होता है वो मुखिया होता है, एक प्रकार से मतलब सूर्य का काम कर रहा है। जो बाकी घर में सदस्य होते हैं वो एक प्रकार से, जैसे 8 ग्रह हो गए, उपग्रह मतलब उसके 8 पुत्र लगाओ आप, उसके और पुत्रों के पुत्र, ऐसे करके मतलब एक प्रकार से जो घर बनता है हमारा परिवार, उसी प्रकार से एक मंडल की स्थिति है। आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद आता है सूर्य। अब हम बारी बारी एक एक ग्रह को डिस्कस करते चलेंगे। पहला हमारा है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सॉरी, कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह कौन कौन से हैं? पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। अब सूर्य से नीचे का आपने देखा हो, इसमें ट्रिक बता रखी है कि हम उन ग्रह को किस प्रकार याद कर सकते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया है आपको, एक दिन छोड़कर, जैसे हम संडे मंडे सप्ताह के दिन याद करते हैं, उसको आप एक दिन छोड़कर उनको याद कर सकते हैं। अब आप बिल्कुल इसके जस्ट साइड में आ जाइए। साइड में ऊपर ही ऊपर आपको दिख रही है एक लड़की, उसमें क्या बोल रही है सुनो। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। मतलब जो पुराने ज़माने की जो रोमन कहानियाँ होती थी, उसमें जो सोल नाम का कुछ होता था, उसको सूर्य देवता कहते थे। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब आगे आता है नीचे ज्योग्राफी, मतलब जो हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी, उसके बारे में बता रखा है। नीचे देखेंगे आप, ये तीर बना रखा है जियो, और आगे अलग अलग मतलब समझा रखा है कि क्या क्या मतलब होता है। जैसे देखो जियोलॉजी होता है तो उसका मतलब क्या होता है? जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। आगे आता है जियो का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में पढ़ना। ठीक है, भूगोल, समझ रहे हो। आगे देखो, फिर आता है अगर जियो प्लस में मैट्रिया होता, मैट्री यानी कि पृथ्वी का मापन करना। उसके बाद अगर ऑइड होता, जियो प्लस में ऑइड्स, तो उसमें क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब आगे चलते हैं। आगे है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं।
बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, यानी कि अगस्त 2006 में बैठक हुई थी, निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए ये जो प्लूटो था इसको इन्होंने बोन्ने ग्रह का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? बोन्ने ग्रह का नाम। ठीक है, इसमें साइड में आप देखेंगे इसमें कुछ लिखा हुआ है कि जो आर्यभट्ट थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और जो चंद्रमा है वो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। इन्होंने ऐसा कहा था इसके अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पृथ्वी के बारे में। सुनो, पहले साइड में लिखा हुआ पढ़ो। प्रकाश की, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है इस गति के बावजूद। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट का समय लेता है। अब हम पृथ्वी की साइड पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब सूर्य से जो दूसरी पे दूरी है उसके तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब जो ध्रुवों के पास पृथ्वी कैसी है? चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। और जो भू आब है उसका क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। मतलब जो पृथ्वी का जो 2/3 भाग है ना, उसके ऊपर पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा। हमारा जो पृथ्वी है के पास केवल एक उपग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है और वो क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब जो पृथ्वी का व्यास है ना, उसके व्यास का कितना है? 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। जैसे आप साइड में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है रोचक तथ्य है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद आता है हमारा चंद्रमा, जो इसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया, जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई थी। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, इसके अंदर रॉकेट का प्रक्षेपण कर रहे हैं, फिर उसके बाद रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना किस प्रकार से गिर रहा है। और इसमें इस साइड देखो उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह लिखा हुआ है इसमें। तो उपग्रह होता है एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब जो ग्रह हैं वो जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं, जिनको आप एक बार सर्च करके देख भी सकते हैं, नहीं तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा चंद्रमा। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अक्ष का मतलब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर तो पूरा करता है ये 27 दिन में, लेकिन ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। जैसे आप देखते होंगे, आप खड़े रहते हो तो आप एक एडी नीचे रख के आप उसके घूमते हैं, मतलब एडी के चारों ओर घूमेंगे, मतलब अपनी एडी लगा के पैर की, तो वो अक्ष हो जाता है एक प्रकार से हमारा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब जो हम देखते हैं ना, वो सिर्फ चंद्रमा का एक भाग देखते हैं।
चंद्रमा की पृथ्वी जीवन के अनुकूल नहीं है। मतलब जीवन के अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि जीने के लिए तो ऑक्सीजन वगैरह चाहती है, पानी वगैरह, जो कि चंद्रमा के ऊपर उपस्थित नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। उसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। आप एक बार साइड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। जीवों और जो पौधे हैं उनको जीवित रहने के लिए और उनका जो विकास करना है उनके लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 3 चीज़ें इसमें दिखा रखी हैं, पानी, वायु होना चाहिए, पानी होनी चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। ये हम देखो, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब तारों को छोड़ के, ग्रहों और उपग्रहों को छोड़ के, इनके बावजूद जो अलग बच गए छोटे छोटे पिंड, असंख्य मतलब जिनकी संख्या नहीं की जा सकती, वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए। मतलब ये जो ग्रह के भाग होते हैं, और जैसे ही वैज्ञानिक बताते हैं इसके अंदर विस्फोट हुआ था, ग्रहों के अंदर जो विस्फोट हुआ उसके कारण छोटे छोटे भागों में टूट गए। ठीक है। उसके बाद आता है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। मतलब जो तारे हैं उनके अंदर एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी है और ये चमकदार रास्ता दिखाई देता है। ये लाखों तारों का समूह है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, इनकी मिल्की वे आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। मतलब जो आकाश गंगा है बहुत बड़ी है और जो हमारा सौरमंडल है वो इसी का एक हिस्सा है। ठीक है। हिस्सा मतलब जैसे कोई एक चीज़ है, हम उसको, जैसे एक प्रकार से सेब है, हम उसको 2 भागों में, उसको काटने पर 2 भाग हो गए, तो हम क्या बोलते हैं कि जो उसका भाग है वो उस पूरे सेब का हिस्सा है। समझ गए मेरी बात को? ठीक इसी प्रकार जो हमारा सौरमंडल है वो आकाश गंगा का एक हिस्सा है, भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। मतलब हम सभी ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। नीचे आप देखो, इस चित्र में दिखा रखा है पृथ्वी दिखा रखी है पहले, फिर उसके बाद सौरमंडल दिखा रखा है। मतलब जो सौरमंडल है फिर उसके अंदर पृथ्वी है। आप यहाँ से देखो, सबसे पहले ब्रह्मांड है सारा, ठीक है। उसके बाद हमारी आकाश गंगा आती है, फिर हमारा सौरमंडल और फिर हमारे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। इसमें देखो साइड में क्या कहना चाहती है लड़की, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? क्या संबंध है? तो बता सकते हैं इजीली कि ब्रह्मांड है, उसके अंदर आकाश गंगा होती है और आकाश गंगा के अंदर सौरमंडल होता है और सौरमंडल के अंदर पृथ्वी होती है जिस पे हम रहते हैं। आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल का एक भाग जो ब्रह्मांड का हिस्सा है आकाश गंगा। ब्रह्मांड से जुड़े तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा चैप्टर रीड करवा दिया। अभी पूरे चैप्टर को आप पढ़ना खुद अच्छे से। कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ें समझ में नहीं तो अब अगले वीडियो में हम इसके जो अभ्यास क्वेश्चन हैं, अभ्यास के जो क्वेश्चन, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वगैरह हैं, कोई सही मिलान है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, उनको हम अगली कक्षा के अंदर बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।